प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स नाम के देश ने एक अवार्ड दिया है। इस अवार्ड का नाम है गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉरिजन। लेकिन जब से यह अवार्ड मिलने की खबर सामने आई है, गजब गजब के विवाद भी पैदा हो गए हैं। कुछ लोग इसे नकली या मनगढ़ंत अवार्ड भी कह रहे हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि बचपन में जिस तरीके से छोटका बच्चा यदि किसी चीज की जिद करने लगे तो उसे नकली आइटम पकड़ा के चुप कराया जाता है, यानी भुलियाया जाता है। क्या वैसा ही खेला भक्तों के भगवान के साथ हो गया? तो जब भारतीय प्रधानमंत्री को मिलने वाले इस अवार्ड को लेकर मखौल उड़ना शुरू हुआ, सवाल उठने शुरू हुए, तो हमें लगा कि क्यों न इसके कायदे से जांच कर लिया जाए, आखिर माजरा क्या है। और जब जांचने निकले तो सच में कहानी अजब गजब निकल गई रे भाई। जितनी चर्चा थी उससे भी ज्यादा गजब निकल गई। जी हाँ, पता नहीं क्यों बार बार ऐसा होता है। हमारे प्रधानमंत्री को दुनिया के देश वो अवार्ड देते हैं जो कबों किसी को नहीं दिया, और तो और इन्हीं को देने के लिए स्पेशल वो अवार्ड भी बनाया जाता है। क्या हुआ, यकीन नहीं हो रहा है? तो आइए एक नहीं दो उदाहरण देखते हैं एक साथ। इसके अलावा बात ये भी करेंगे कि अमृतकाल की सरकार में बैठे लोग किस हद के बेहया हैं। जी हाँ, इन्हें खुद के सम्मान, गरिमा तथा प्रतिष्ठा की चिंता तो बिल्कुल भी नहीं है। देश के बारे में भी नहीं सोचते, देश की जनता के बारे में तो कीड़े मकोड़े का भी भाव नहीं रखते। सरेआम भरी संसद में खड़े होकर झूठ बोल देते हैं। याद करिए, मैंने कितनी बार दोहराया था कि इस देश के रक्षा मंत्री ने भरी संसद में खड़े होकर झूठ बोला, वो भी पूरी बेशर्मी के साथ, वो भी हमारे सैनिकों को लेकर। और अब सरकार ने खुद ही अपनी बेशर्मी पर मुहर लगा दिया है। रक्षा मंत्री का परम झूठ पकड़ा गया है। इसी बीच कुछ लोग चर्चा ये भी कर रहे हैं कि रक्षा मंत्री को निपटाने की प्लानिंग चल रही है। क्या ऐसा भी हो सकता है? उस पर भी बात करेंगे। उधर एक भाजपाई मंत्री ने खुद ही 99 लाख का सब्सिडी ले लिया खीरा उगाने के लिए। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी का एक नया खेला भी सामने आया है। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, इन सब पर एकदम तगड़ी वाली चर्चा करेंगे। मगर उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टालना से। हर वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आप जानते हैं कि हम किसी धरना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती। हमारा काम पसंद आता हो तो इसके QR कोड या अपने मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले इस अवार्ड की ही चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हमने लगातार देखा है हुजूर को दुनिया के किसी देश में कई बार यदि कम सम्मान भी मिले, न भी मिले, तब भी यहां पर गोदी मीडिया खूब शोर मचाता है। गोदी मीडिया के लपट झंडे नाच नाच के स्टूडियो का फर्श तोड़ देते हैं। और चर्चा तो यहां तक होती है कि सम्मान मिला है, इसका दिखावा करने के लिए भाड़े पर ढोल नगाड़े लेकर विदेश में जाया जाता है। लेकिन फिलहाल हम लोग बात सिर्फ अवार्ड की करेंगे। सोशल मीडिया पर हमने देखा है कि प्रधानमंत्री को यह अवार्ड मिलने की चर्चा हो रही है, और इसी के साथ साथ कुछ लोग सवाल भी कर रहे हैं। किसी ने लिखा कि सेशल्स में पीएम मोदी को गार्जियन ऑफ ब्लू हॉरिजन का सम्मान दिया गया। इस सम्मान की खास बात यह है कि मोदी से पहले ये किसी को नहीं मिला, यानी कि अब तक इस नाम का कोई सम्मान इस देश में था ही नहीं। और ऐसा पहली बार नहीं है। फरवरी में भी इजराइल ने मोदी को ऐसा ही मेडल पकड़ा दिया था जो कभी किसी को नहीं दिया गया। मतलब मोदी जो भी ग्लोबल अवार्ड, मेडल या सम्मान ले रहे हैं वो पहले कभी किसी को मिले नहीं। अब आप सोचिए कि इन अवार्ड्स, मेडल और सम्मान की क्या क्रेडिबिलिटी है। इसके बाद इन्होंने एक दूसरा ट्वीट भी किया और लिखा कि सेशल्स वालों ने इतनी जल्दबाजी में नया सम्मान बनाया कि स्टाम्प पर रिपब्लिक ऑफ सेशल्स भी गलत लिख दिया। इतना देखकर मेरा भी दिमाग चकरा गया। लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो प्रथम दृष्टया सूचना प्रसारित करने से पहले मुझे जो करना चाहिए, मेरी जो जिम्मेदारी है, वो मैंने निभाया। मैंने सोचा कि हो सकता है सोशल मीडिया पर कुछ लोग प्रधानमंत्री मोदी की खिंचाई करने के लिए फर्जी ट्वीट डाल रहे हों, दुष्प्रचार भी कर सकते हैं। तो मैंने इनके ट्वीट पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया। मैं पहुंचा भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल पर, और जब वहां देखा तो वहां भी यही दो तस्वीरें पड़ी हुई थी, और स्टाम्प में जो स्पेलिंग की गलती का दावा किया गया था वो भी सही दिख रहा है। स्टाम्प में रिपब्लिक में 2 बार बी लिखा हुआ है और सेशल्स में डबल एल की जगह डबल ई हो गया है। यानी प्रथम दृष्टया रणविजय सिंह जो लिख रहे हैं कि ये अवार्ड इतनी जल्दबाजी में बनाया गया कि इस स्टाम्प में स्पेलिंग भी गलत हो गई है, ये बात कहीं ना कहीं सही नजर आ रही है। क्योंकि इसी अवार्ड में यदि आप देखें तो अन्य जगह रिपब्लिक की स्पेलिंग और सेशल्स की स्पेलिंग अलग है, जबकि स्टाम्प में अलग है। यानी मोए मोए तो हो चुका है। इसके बाद हमने सोचा कि नहीं, बात इतने से भी नहीं बनती है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि ये अवार्ड पहली बार मोदी को ही मिला है।
तो क्यों ना उसे भी जांच लिया जाए। फिर हमने भीतर प्रवेश करने का प्रयास किया तो 28 जून का पीआईबी का ये प्रेस रिलीज मिला। इसमें बताया गया है कि इतिहास में पहली बार ये अवार्ड किसी को दिया गया है और पहली बार ही नरेंद्र मोदी को मिल गया है, यानी इसके पहले ये अवार्ड किसी को मिला ही नहीं। यानी भारत सरकार की सरकारी व्यवस्था भी कह रही है कि फर्स्ट टाइम ये अवार्ड मोदी को ही दिया गया है और फर्स्ट टाइम ही दिया गया है। इसके बाद हमने सोचा कि ना 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 ना, हम पीआईबी पर भी भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि पीआईबी फैक्ट चेक ने भी इतिहास में कई गलतियां किया है और हमने आपको दिखाया भी है। फिर हम पहुंचे सीधे कहां, सेशेल्स नाम के देश के स्टेट हाउस यानी ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ सेशेल्स की वेबसाइट पर। वहां पहुंच के खंगालना शुरू किया और वहां पहुंचे तो वहां पे 26 जून 2026 का ये वाला मटेरियल मिल गया। इसमें बताया गया है कि 24 जून 2026 को ही सेशेल्स के राष्ट्रपति ने गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉरिजन नाम के अवार्ड को यानी सम्मान को शुरू किया। यानी 28 जून को भारत के प्रधानमंत्री को यह सम्मान दिया जाता है और इसके ठीक 4 दिन पहले इस सम्मान की शुरुआत होती है, यानी खोज होती है, आविष्कार होता है, यानी प्रोडक्शन होता है। यानी ऐसा लगता है कि हुजूरे को यह सम्मान पकड़ाने के लिए शुरुआत किया गया। अब सवाल तो बनता है कि क्या इस देश के पास प्रधानमंत्री मोदी को देने के लिए और कोई ऐसा अवार्ड नहीं था जिसका पहले से अस्तित्व हो, जिसके बारे में लोगों को जानकारी हो, जिसका कुछ थोड़ा बहुत भौकाल हो, जिसके बारे में 2-4 लोग जानते समझते हो, जिसके मिलने पर गर्व महसूस किया जा सके। हालांकि मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि जो मिला है उस पर गर्व नहीं होना चाहिए, नहीं हो सकता, मगर सवाल तो ये है कि जिसके बारे में किसी को पता नहीं है, जो 4 दिन पहले पैदा हुआ, 2 दिन पहले जिसके बारे में पता चला कि उसकी पैदाइश हो गई है, उस अवार्ड या उस मेडल, उस सम्मान की क्या क्रेडिबिलिटी बनती है, सवाल तो है। वैसे कुछ लोग तो चुटकी लेने में ये भी कह रहे हैं कि हुजूर को अवार्ड लेने का इतना शौक है कि हो सकता है रिक्वेस्ट करके अवार्ड बनवाया हो या फिर बनवा के भेजवा दिया गया हो, तभी तो जल्दबाजी में इस देश ने गलती भी कर दिया स्पेलिंग लिखने में। भला किसी देश की सरकार, पूरी व्यवस्था अवार्ड के स्टाम्प में देश के नाम की स्पेलिंग में गलती कैसे कर सकती है भाई। आपको बता दें कि ये अवार्ड प्रधानमंत्री मोदी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट, समुद्र की रक्षा, ब्लू इकोनॉमी और मैरीटाइम कोऑपरेशन में नेतृत्व के लिए दिया गया है। बाकी इन सभी क्षेत्रों में हुजूर का क्या योगदान है, क्या करीबी धन्ना सेठ को सारे पोर्ट सौंप देने का योगदान है या अंडमान निकोबार में लाखों पेड़ कटवाने की प्लानिंग में योगदान है। बहरहाल आपको बता दें कि फरवरी महीने में जब अचानक से हमारे प्रधानमंत्री इजराइल जा पहुंचे थे, जिसके 2 दिन बाद ही इजराइल और अमेरिका ने मिलकर भारत के पुराने मित्र ईरान पर हमला कर दिया, उस दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी को स्पीकर ऑफ द नेसेट का अवार्ड दिया गया था। यहाँ भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह अवार्ड पहली बार मोदी को ही मिला, इसके पहले किसी को नहीं मिला था। यानी इन्हीं के लिए ताज़ा ताज़ा प्रोड्यूस किया गया था। जैसे दुकान पे आप जलेबी लेने जाएं तो परिचित दुकानदार क्या कहता है, आइए भैया आइए आइए बैठिए, आपके लिए एकदम गर्मा गर्म जलेबी निकाल रहे हैं ताज़ा ताज़ा। वही काम इजराइल और अब सेशेल्स ने भी किया है, एकदम ताज़ा ताज़ा गर्मा गर्म अवार्ड बना के दिया है और हमारे विश्वगुरु उसे लेके एकदम बम बम हुए फिर रहे हैं। वो अलग बात है कि बनाने में थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो गई है, लेकिन ठीक है, भक्तों को बहकाने के लिए हुजूर ये प्रयास अच्छा है। ऐसा लग रहा है कि ये सारे देश नया नया अवार्ड हमारे विश्वगुरु को देके अवार्ड की टेस्टिंग कर रहे हैं। जैसे कोई दवा या वैक्सीन बनती है तो पहले टेस्ट किया जाता है ना, यानी ऐसा लग रहा है कि अवार्ड देके अपने विश्वगुरु का सम्मान नहीं बढ़ाया जा रहा, बल्कि इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री को ये वाला अवार्ड दिया गया है, उस अवार्ड को सम्मान बढ़ाया जा रहा है, ताकि दुनिया के तमाम छोटे छोटे देशों के नेताओं को जब ये दिया जाए, अन्य लोगों को दिया जाए, तो उन्हें लगे कि अरे ये तो भारत के प्रधानमंत्री को भी मिला था। बाकी आप लोग टेंशन मत लीजिए, खाली देखते जाइए आगे आगे कि होता है क्या। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला और इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर तो आपको याद ही होगा। आतंकी हमले में हमारे 26 लोग मारे गए। इसके बाद जब बदला लेने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ हमला किया गया तो उसमें भी हमारे कई सैनिकों की शहादत की खबरें सामने आई, आम लोग भी मारे गए। मगर पूरी बेशर्मी और बेहयाई के साथ हमारे रक्षा मंत्री ने संसद में खड़े होकर कह दिया कि हमारे जवानों का कोई नुकसान नहीं हुआ है, जबकि उसी दौरान ऐसी कई रिपोर्ट्स आई थी कि भारत के कई जवान शहीद हुए हैं। कांग्रेस के लोग शहीद परिवारों से भी मिले, उन्हें सहयोग भी किया और उन्हें देश के सामने भी लाया, लेकिन सरकारी अमले में यानी भाजपाई सत्ता पूरी तरह से खामोश रही। मगर अब सरकार ने 6 शहीदों के नाम सार्वजनिक किए हैं। ये नाम है सूबेदार मेजर पवन कुमार, राइफलमैन सुनील कुमार, लांस नायक दिनेश कुमार, अग्निवीर मूड मुरली नायक,
हवलदार सुनील कुमार सिंह और सार्जेंट सुरेंद्र कुमार, इनके नाम नेशनल वॉर मेमोरियल के त्याग चक्र में जोड़े गए। अब सोचिए कि यह घटना अप्रैल मई महीने की है, पिछले साल की। जुलाई महीने में भाजपा सरकार के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में खड़े होकर कहते हैं कि सैनिकों का कोई नुकसान नहीं हुआ है। कांग्रेस ने इस तरह के बहुत सारे आरोप उस वक्त भी लगाए थे। वीडियो आज भी सोशल मीडिया पर मौजूद है, हम सब देख सकते हैं। सवाल यह पैदा होता है कि 6 सैनिक शहीद हुए थे, तो उनके नाम करीब 1 साल बाद नेशनल वॉर मेमोरियल में क्यों आए? इतना समय क्यों लगाया गया? सरकार कह रही है कि शहादत छिपाई नहीं गई, लेकिन नाम जोड़ने की प्रक्रिया अलग है, औपचारिक प्रक्रिया है। मगर सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो यह है कि राजनाथ सिंह के बयान को लेकर विवाद और प्रश्न चिन्ह तो पहले दिन से उठ रहे थे। तो इतने सारे सवाल होने के बाद तो कम से कम उन्हें मीडिया में आकर बताना चाहिए था कि उनका बयान किसी और मामले में था। असल में इतने जवान शहीद नहीं हुए, उन जवानों का नाम फलाना फलाना है, मगर कोई सफाई नहीं दी गई। यदि उस वक्त भी विपक्ष या देश के लोग राजनाथ सिंह के बयान को गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे थे, तो आपको सामने आकर बताना तो चाहिए था कि सही क्या है, गलत क्या है। लेकिन आपने संसद में बोले गए अपने कथित झूठ पर कुछ भी नहीं कहा, खामोश हो गए। सवाल है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में जो कहा था उसका पूरा लिखित रिकॉर्ड सरकार सार्वजनिक करके साफ क्यों नहीं करती कि सवाल क्या था और उसका जवाब इन्होंने क्या दिया था। अगर 6 सैनिक शहीद हुए थे तो संसद में उनकी संख्या और नाम साफ साफ क्यों नहीं बताए गए? आज आप कह रहे हैं कि डीजीएमओ प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्रद्धांजलि दी गई, लेकिन हवा में एक मुश्त श्रद्धांजलि देना तथा नाम और यूनिट भी साफ साफ बताना यह सरकार का काम था। लेकिन यूं ही एक मुश्त श्रद्धांजलि देना तथा नाम और यूनिट साफ साफ बताना ये अलग अलग बातें हैं। यह सरकार का काम था, उनकी जिम्मेदारी थी, जवाबदेही थी। क्या यह सब कुछ किया गया? नेशनल वॉर मेमोरियल में नाम जोड़ने में इतना समय क्यों लगा? क्या इसकी कोई तय सीमा नहीं है? क्या शहीद परिवारों को उसी समय मुआवजा, सम्मान और पेंशन तथा सरकारी सहायताएं मिली? अगर रक्षा मंत्री का बयान सिर्फ पायलटों की मौत वाली अफवाह पर था तो उन्होंने संसद में यह साफ क्यों नहीं कहा कि सैनिक शहीद हुए हैं लेकिन पायलट नहीं? क्या सरकार ऑपरेशन सिंदूर की पूरी कैजुअलिटी रिपोर्ट संसद में रखेगी? राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर जानकारी रोकना अलग बात है, लेकिन शहीदों की पहचान छिपाने का आधार क्या था? अब जरा सोचिए कि जो लोग सैनिकों की शहादत पूरे 1 साल तक दबा के रख सकते हैं, ऐसी जानकारी छिपा के रख सकते हैं, तो फिर किस क्षेत्र में कौन कौन सी जानकारियां नहीं छिपाई जा रही होंगी? क्या आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि जिन सैनिकों की मौत हो चुकी है, जो शहीद हो चुके हैं, इसको झुठलाया नहीं जा सकता, छिपाया नहीं जा सकता। आज नहीं तो कल खुलना ही था, और ये बात तो पहले से खुली हुई है। जब ऐसी चीज को कथित रूप से ये सरकार छुपा सकती है, तो फिर सोचिए कि चीन के मामले में ये लोग क्या क्या नहीं छुपा रहे होंगे। लगातार आरोप लगता है कि चीन ने 4000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा जमीन भारत की कब्जा रखा है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक चीन भारत को चुनौती दे रहा है, और हमारे प्रधानमंत्री झूठ बोल देते हैं कि न कोई घुसा है न कोई घुसा हुआ है, और चीन का नाम लेने की हिम्मत नहीं करते। क्या आप कल्पना भी कर सकते हैं कि क्या क्या छुपाया जा रहा होगा चीन के मामले में? अमेरिका के साथ हो रही डीलिंग में, संबंधों में क्या क्या छुपाया जा रहा है, सोचा भी नहीं जा सकता। वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अब ये बातें सामने इसलिए लाई गई हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार रीसफलिंग करना चाहती है, यानी कई मंत्रियों को बदलना चाहती है। बड़े फेरबदल का चक्कर है, इसलिए बारी बारी से कई लोगों की गड़बड़ियां सामने लाई जा रही हैं ताकि उनको निपटाया जा सके। हालांकि गुजराती जोड़ी यदि किसी को अपनी सरकार में निपटाना चाहे तो ऐसे बहानों की जरूरत नहीं है। अरे जब लाल कृष्ण आडवाणी जैसे वरिष्ठ नेता को बिना किसी बहाने के सरकार दिया गया, तो फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनके सामने क्या हैसियत रखते हैं? उनके कई ऐसे वीडियो सामने आते हैं जहां पर उन्हें माला से बाहर कर दिया जाता है, अपने रक्षा मंत्री को, तो कभी कभी साथ चलने से रोक दिया जाता है, और राजनाथ सिंह कथित रूप से मुंह बना के वापस भी चले जाते हैं। तो जिनकी हैसियत यहां तक पहले से ही गिराई जा चुकी है या फिर खुद भी उन्होंने गिरने दिया है, उनको हटाने के लिए इतना कुछ शायद करने की जरूरत नहीं है। बहरहाल एक कहानी ये भी देखिए, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री हैं भागीरथ चौधरी। इनको अपने ही मंत्रालय के तहत आने वाले हॉर्टिकल्चर स्कीम से अपने ही ककम्बर फार्म के लिए करीब 99 लाख की सब्सिडी मिली। समझने वाली बात यह है कि भागीरथ चौधरी MOS एग्रीकल्चर हैं और उसी बोर्ड के एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, जिसने इनके प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया। जाहिर सी बात है, मंत्री जी को सब्सिडी नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा जी? इन्हें पूरी योजना का लगभग 50% सरकारी सब्सिडी दी गई। इस योजना में मैक्सिमम 1 करोड़ पर फैमिली सब्सिडी मिल सकती है, और मंत्री जी को 99,60,000 मिला है। एकदम नियम से चल रहा है। पिछले साल सिर्फ 467 अप्रूवल मिले थे इस योजना के तहत, और उसमें एक प्रोजेक्ट मंत्री जी का भी शामिल है। इतना ही नहीं, ये रिपोर्ट ये भी बताती है कि एक सीनियर IAS अफसर नरेश पाल गंगवार की मां, पत्नी और बेटे को भी इसी स्कीम से 5 साल में करीब 1 करोड़ 16 लाख से ज्यादा रुपए सब्सिडी के रूप में दिए गए। यानी नेता, मंत्री, अधिकारी मिलकर
चापों चाप सब्सिडी रेल रहे हैं और आम जनता के गैस सिलेंडर की सब्सिडी भी गायब हो रही है। यानी एक तरफ राम मंदिर में बीजेपी आरएसएस से संबंधित लोग बैठाए गए, वो भी कथित रूप से करोड़ों रुपए डकार गए। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के ऊपर आरोप लगता है कि जहां जहां सरकारी प्रोजेक्ट आ रहा है वहीं पर उनको जमीन खरीदने की इच्छा प्रकट हो जाती है। यानी भाजपा केंद्रीय मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और राम मंदिर के रखवालों तक सब राम राम जपना, पराया माल अपना करने में लगे हुए हैं। लेकिन मूल बात तो ये समझने वाली है कि ये लोग किसके चुने हुए हैं? उन्हीं के ना, जो देश में सबसे बड़े पद पर बैठे हैं। जी हाँ, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। बताइए कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री के पद पर किसने बिठाया? मोहन यादव के नाम की पर्ची किसने निकाला? ये जो केंद्रीय मंत्री भगीरथ चौधरी जी हैं, किसकी पर्ची से मंत्री बनाए गए हैं? राम मंदिर में जो ट्रस्ट बना था, उस ट्रस्ट में सभी सदस्य किसकी मर्जी से बनाए गए? यानी ये सारे लोग अपने दम पर नहीं, बल्कि गुजराती जोड़ी की इच्छा से बने हैं, क्योंकि गुजराती जोड़ी के विश्वस्त हैं, विश्वसनीय हैं। तो जब इन लोगों के नाम की पर्ची निकालने वाला ही इस तरह के मामलों में आरोपी बनाया जा चुका हो, और एक नहीं कई मामलों में, यानी जब गुरुए खिलाड़ी हो तो चेलों से आप उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? अब देखिए, आपको तो पता है कि मैं कोई भी बात हवाई नहीं करता, वही बोलता हूं जो विश्वसनीय कागजों में लिखा हो, दस्तावेजीकरण हो। देखिए, द कारवां की 2019 की ये रिपोर्ट है। इसमें आरोप लगा था कि नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए गांधीनगर में सरकारी यानी रियायती प्लॉट लिया, फिर बाद में हलफनामे में उस प्लॉट की जानकारी बदलती हुई दिखी। यानी सरकारी रिकॉर्ड जो था और मोदी का जो हलफनामा था, उसमें कोई मेला नहीं बैठ रहा था। यानी गुजरात का गांधीनगर सेक्टर 1 का पॉश इलाका है, जिसे सबसे महंगा और वीवीआईपी इलाका माना जाता है। साल 2007 के चुनावी हलफनामे में मोदी ने प्लॉट 411 का एकमात्र मालिक होना बताया था। यानी कहा था कि ये पूरा हमरा है, हम इकलौते मालिक हैं। बाद में जो इन्होंने हलफनामा दिया अन्य चुनाव में, उसमें प्लॉट नंबर 411 गायब हो गया और मोदी ने प्लॉट 401 में 1/4 हिस्सा होने की बात कह दिया। यानी प्लॉट 401 का कुल क्षेत्रफल 14,125 वर्ग फीट बताया गया था, तो इस हिसाब से मोदी की हिस्सेदारी हो गई 3,531 वर्ग फीट। साल 2007 में नरेंद्र मोदी ने जो हलफनामा दिया था, उसके मुताबिक प्लॉट की खरीद तारीख 25 अक्टूबर 2002 थी। इस तारीख को याद रखिएगा। मोदी ने बताया कि 25 अक्टूबर 2002 को उन्होंने ये प्लॉट खरीदा था। तब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, यानी फरवरी 2002 में ही एमएलए बन चुके थे। हलफनामे के अनुसार मोदी ने ये प्लॉट 1,30,000 रुपए में खरीदा और उस पर 2,47,000 का निर्माण करवाया। साल 2019 में इस प्लॉट की कीमत 1,30,00,000 बताई गई। यानी जितने में खरीदा था उसका 100 गुना हो गया, बल्कि उससे भी ज्यादा हो गया। अब कारवां की इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि गांधीनगर के जो सार्वजनिक भू रिकॉर्ड है, उसमें प्लॉट 401 का कोई भी स्पष्ट रिकॉर्ड मिला ही नहीं, जबकि सार्वजनिक रिकॉर्ड मोदी को प्लॉट 411 का वर्तमान और एकमात्र मालिक दिखाते हैं। वैसे इस प्लॉट में स्वर्गीय अरुण जेटली का भी कनेक्शन मिलता है। रिपोर्ट के मुताबिक अरुण जेटली के हलफनामे में भी प्लॉट 401A में 1/4 हिस्सा बताया गया था, लेकिन सार्वजनिक रिकॉर्ड में जेटली भी उस प्लॉट के वर्तमान और एकमात्र मालिक दिखते हैं। 2019 में बीजेपी के अनौपचारिक नोट और मोदी के 2019 हलफनामे के मुताबिक 4 अलग अलग लोगों के 4 प्लॉट 25 अप्रैल 2008 को मिलाकर एक प्लॉट बनाया गया था, जिसका मूल सर्वे नंबर 411 बताया गया। ये रिपोर्ट कहती है कि 2012 में सुप्रीम कोर्ट में गुजरात सरकार की वकील मीनाक्षी लेखी ने कहा था कि 2000 के बाद, यानी सन 2000 के बाद कोई नया भूमि आवंटन नहीं हुआ, लेकिन मोदी के बयान हलफनामे के हिसाब से उन्हें प्लॉट 2002 में मिला। यहीं पे पेंच फंस जाता है। 2012 में गुजरात सरकार की वकील मीनाक्षी लेखी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि सन 2000 के बाद कोई नया भूमि आवंटन हुआ ही नहीं, जबकि मोदी अपने हलफनामे में और अपने बयान में साफ साफ कहते हैं कि उन्हें यह प्लॉट साल 2002 में मिला। खुद नरेंद्र मोदी ने अक्षय कुमार को इंटरव्यू में कहा था कि गुजरात में एमएलए को रियायती दर पर यानी सस्ते दर पे प्लॉट मिलता है और उन्होंने प्लॉट लिया था, लेकिन उन्हें इसकी जरूरत नहीं थी, तो वो इस प्लॉट को बीजेपी को देना चाहते थे और कह दिया कि मामला कोर्ट में लंबित होने के कारण प्रक्रिया रुक गई। यानी राम राम जपना, पराया माल अपना वाला खेल कोई नया नहीं है। बाकी इलेक्टोरल बॉन्ड में क्या क्या कांड किए गए, पीएम केयर फंड में किस तरीके से देश की भलाई के नाम पर चंदा लूट के खाया गया, ये सब तो हमने पहले ही देख लिया है। और ये चंदा सिर्फ देश से ही नहीं, बल्कि चीन जैसे देश की कंपनियों से भी लिया गया था। याद रखिएगा, कुल मिलाकर बात वही है कि जिनके गुरु ही इतने बड़े मठाधीश हों, खिलाड़ी हों, उनके चेले अगर 1 करोड़ की सब्सिडी ले भी लेते हैं तो ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। अरे भाई, जिस देश की अर्थव्यवस्था 3-3.5 ट्रिलियन डॉलर की हो, वहां पर केंद्रीय मंत्री यदि 1 करोड़ की सब्सिडी खिसका दे तो दिक्कत किस बात की है? इसका कई गुना रुपया तो हमारे विश्वगुरु 1 छोटे मोटे कार्यक्रम में निपटा देते हैं, वो भी
खाली भीड़ जुटाने में इतने का तो तेल फूंक देते होंगे। बाकी भक्तों को खुश करने के लिए दुनिया में डुगडुगी बज रही है, ये दिखाने के लिए नए नए अवार्ड पैदा होते रहेंगे। आप लोग ज़्यादा टेंशन ना लिया करिए, टेंशन को दीजिए पेंशन, क्योंकि सरकार तो सरकारी नौकरी वालों को देगी नहीं। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।